सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके डिलेड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 से देखने वाले हैं और इस पार्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आज खत्म कर देंगे। अति लघु उत्तरीय आपको सारे विषयों के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। आप दोनों जगह जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो दोस्तों, जो छ है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। इसी प्रकार से जो त्र है ये त और र से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और जो ज्ञ है ये ज और य से मिलकर के बना हुआ है और जो श्र है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 2017 के पेपर में आप देख सकते हो ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इस तरीके से हर एक अक्षर को हम तोड़ करके प में आ की मात्रा है, फिर र से भी आ को अलग निकाल लिया, फिर ला पर औ की मात्रा है, फिर का पर यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है और फिर इस वाले का पे अ छिपा हुआ है। तो इस तरीके से इसका हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हम सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग मतलब पक्षी होता है, धरती मतलब वसुधा या पृथ्वी होता है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है सरोरु शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोरु शब्द का अर्थ है कमल के समान। क्वेश्चन नंबर 36 है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरिदास जी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य में कहानी आता है, नाटक आता है, निबंध आता है, एकांकी आता है, ठीक है। ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो तड़ागे मतलब होता है तालाब और नृपः मतलब होता है राजा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। आप देख सकते हो ये सारे के सारे प्रश्न पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख करिए। तो ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वर क्या है? तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ है, आ है। इनको बोलने के लिए किसी प्रकार के ध्वनियों की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के हम जिनको बोलते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं देखिए, तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता के जिनको हम नहीं बोल सकते, जैसे कि क, ख। तो क में अ छिपा हुआ है, ख में अ छिपा हुआ है, ठीक है। तो इनको हम बिना स्वरों की सहायता के बोल ही नहीं सकते। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के यहाँ पर देखिए 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र स्वर या जिसे हम प्लुत स्वर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर वो विकल्प में पूछता है तो 4 ऑप्शन में नहीं है तो आप 3 लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको चारों याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए पूछा भी है क्वेश्चन नंबर 44 में कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि छ है तो क और श से मिलकर के बना है, त है त्र है तो त और र से मिलकर बना है, ज्ञ है तो ज और य से मिलकर बना है, श्र है तो स और र से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है मिश्रित स्वर को समझाइए।
तो मिश्रित स्वर 4 हैं, इनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि ए है, ये अ और ई से मिलकर के बना है। ए है तो ये अ और ए से मिलकर बना है। इसी प्रकार ओ है, ये अ और ऊ से मिलकर बना है, और जो औ है ये अ और ओ से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौन पठन के दोष बताइए। मौन पठन यानी कि जो हम मुख में अपने मन में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो सुनाई नहीं देता है किसी और को, तो वो मौन पठन होता है। जो अपने मन में हम पढ़ते हैं, बिना बोले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहला दोष जो है भयभीत होकर पढ़ना। अब बच्चा किस तरीके से मन में पढ़ रहा है ये हम नहीं जान सकते हैं, अंदर वो भयभीत तो नहीं है इस तरीके से, तो ये इसका दोष है। फिर है ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये भी मौन पठन के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे बच्चे नाक से कुछ प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं पढ़ते समय। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौन पठन का क्या अर्थ है। तो मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है, यानी कि हम इसको बिना मुख खोले पढ़ते हैं, यानी कि बिना मुख से शब्द निकाले ही पढ़ते हैं, अपने मन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं और ये 8 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुपठन का क्या आशय है। जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं। तो या, र, ला, व, यही होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अगर आपसे पूछता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तीनों श और ह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो समाचार पत्र किसे कहते हैं। तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन वितरित कर देते हैं या जिन्हें हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कमाल और कमाली किसकी संतान थे। तो ये कबीर के संतान थे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखिए। दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ महाकाव्य है साकेत। तो मैथिली शरण गुप्त ने हमेशा उन पात्रों को उठाया है जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया। दोस्तों, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी। तो महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 57 है, उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 58 है, ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है। तो बाबू गुलाब राय का। क्वेश्चन नंबर 59 है, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और रामायण की रचना किसने की थी। वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तो अगर रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि, और अगर रामचरितमानस पूछेगा तो स्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहारी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो बिहारी का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है, उर्मिला के रचयिता कौन थे। तो उर्मिला काव्य के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है। तो निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा आदि हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत में
मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रोनकता नामक ग्राम में संवत 1535 में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि। क्वेश्चन नंबर 66 है, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने ही जनगण मन अधिनायक जय है यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसकी रचना की थी और इसके अतिरिक्त आमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना इन्होंने की थी। तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान जनगण मन है उसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी और इन्होंने जो बांग्लादेश है उसके भी राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन सी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, इसके अलावा मंगलसूत्र जो कि इनका अधूरा रह गया था, नमक का दरोगा, पूस की एक रात, ये सब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। क्वेश्चन नंबर 68 है, रस खान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर, ये सब रस खान की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह जी का सामान्य परिचय दीजिए। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में तथा इनका निधन 1931 में हुआ था। इनके निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि हैं। आचरण की सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपके सिलेबस में ये है 9th-10th में। आचरण की सभ्यता बहुत अच्छा निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1907 यानी कि 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। आपके पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 यानी कि 1885 में 35 वर्ष की आयु में ही महान साहित्य सेवी संसार से उठ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? दोस्तों हम लोगों को बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती से हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्म लिया था। बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिभावान बालक थे। ये बहुत ही अच्छे आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य में और ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी हुए हैं। एक आदर्श इतिहासकार के रूप में भी इनको हम जानते हैं और इस तरीके से ये हमारे हिंदी साहित्य में हमेशा याद किए जाएंगे। इन्होंने इतना सब कुछ किया है हिंदी साहित्य के लिए। तो हिंदी साहित्य में इनका किस प्रकार से स्थान है चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग हैं, जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मूर्धन्य आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वो सदैव याद किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छे आलोचक हुए हैं और बहुत अच्छे निबंधकार हुए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रस्तुत श्लोक का अर्थ बताइए। तो दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वेदस्य प्रयोजनम। यानी कि जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातः काल जल पीता है, जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है, उसको वैद्य डॉक्टर का क्या प्रयोजन अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि रात के समय में दूध पीना, सुबह प्रातः काल जल पीना और भोजन के बाद मट्ठा यानी कि दही खाता है, उसको कभी कोई रोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सुभाषितानी का अर्थ लिखिए। तो सुभाषितानी से अर्थ है ऐसे सूक्त एवं वाक्य जिनके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें हम सुभाषितानी कहते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ से देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, तो सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे बताते रहा करिए। आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको सारे आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप ऐप के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर से। और आप हमें जरूर इंस्टा पर फॉलो किया करें दोस्तों, और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप लोग चैनल से बने रहेंगे और सारे के सारे क्लासेस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए ताकि आपकी तैयारी को हम और बेहतर बना पाए और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बने रहने के लिए, सारे वीडियोस को देखने के लिए। तो सारे विषयों के क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो ऐप में सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस मिलती हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और राजन और पवन सीरीज ये पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ आपको ये पूरा का पूरा मिल जाता है राजन सीरीज पवन सीरीज का पूरा पीडीएफ। तो आपको बाजार से इसको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं। और आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर कांटेक्ट आप करोगे हमसे तो आपको सारी जानकारी हम दे देंगे कैसे आपको कोर्सेज लेने हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।